A very beautiful morning, my dear students. Today, our topic is land utilization in India. Lesson number 2 of natural resources, land and soil of geography. देखिएगा लैंड यूटिलाइजेशन इन इंडिया में क्या है। कल हमने जो है परसों हमने जो है इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द एरिया तक जो है रीड कर लिया था। लैंड यूज़ पढ़े थे हमने कि किस किस के ऊपर वो डिपेंड होते हैं, कैसे लैंड का यूज़ हम क्या क्या चीज़ को देख के करते हैं। तो आज देखिए लैंड यूटिलाइजेशन इन इंडिया। इंडिया के अंदर जो लैंड का यूटिलाइजेशन होता है वो कितने परसेंटेज में होता है एज़ कम्पेयर टू इंडिया। कंट्रीज़ लाइक जापान एंड ब्राज़ील हैव मच लार्जर परसेंटेज ऑफ एरियाज अंडर फॉरेस्ट कवर। कहता है कि एज़ कम्पेयर टू इंडिया, इंडिया के कंपैरिजन में जो कंट्रीज़ होती हैं, जापान है, जैसे ब्राज़ील है, जापान में 67% फॉरेस्ट है, ब्राज़ील में 66% फॉरेस्ट है पूरी लैंड का, जितनी उस देश की लैंड है उसका परसेंटेज बताया हुआ है। तो कहता है ज़्यादा परसेंटेज वो कवर करता है हमारे देश से। इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट परसेंटेज ऑफ इट्स लैंड अंडर एग्रीकल्चर यूज फॉलोड बाय फ्रांस, यूके एंड यूएसए। इंडिया के पास जो है केवल 3.45% भारत की भूमि जो है पशुओं को पालने के लिए चराई के अधीन है, ज़्यादातर एग्रीकल्चर में आ जाती है। फॉलोड बाय फ्रांस, यूके एंड यूएसए, जो कि फ्रांस यूके और यूएसए जो हैं लार्जेस्ट परसेंटेज है हमारी लैंड का। हमारे इंडिया के अंदर एग्रीकल्चर के अंदर ज़्यादा लैंड आ जाती है हमारे इंडिया में, जो यूके में, फ्रांस में और यूएसए से जो है इन तीनों देश के बाद हमारी जो लैंड आती है लार्जेस्ट परसेंटेज उसका है। फिर उसके बाद कहता है वाइल ओनली 3.4% ऑफ इंडियाज़ लैंड इज़ अंडर pasture for rearing livestock, Australia has 56% of the land under pastures, accounting for the flourishing pastoral trade। तो कहता है जबकि केवल 3.4% भारत की भूमि पशुओं को पालने के लिए चराई के ही अधीन है। ऑस्ट्रेलिया में 56% है। चरागाह के तहत भूमि जो है उसका चरागाह के जो तहत भूमि है उसका समृद्ध देहाती व्यापार के लिए लेखांकन जो है यहाँ पे बताया गया है कि वो 56% जो है ऑस्ट्रेलिया में है, चरागाह के तहत आती है जो कि। फिर उसके बाद कहता है कि इन एडवांस कंट्रीज़ लाइक कनाडा नियरली 52% ऑफ द लैंड इज़ पुट टू नॉन एग्रीकल्चर यूजेस। जो कनाडा जैसे उन्नत देशों में लगभग 52% भूमि को गैर कृषि उपयोगों के लिए रखा जाता है। A comparison of the land use of different countries reflect the level of their economic development as well as the economic activities undertaken in those countries। विभिन्न देशों के जो भूमि उपयोग की तुलना है वो जो उनके आर्थिक विकास के स्तर के साथ साथ उन देशों में होने वाली आर्थिक गतिविधियों को भी दर्शाती हैं। लैंड ओन्ड बाय इंडिविजुअल्स इज़ नोन एज प्राइवेट लैंड। जो खुद की व्यक्ति द्वारा जो स्वामित्व वाली भूमि है उसको निजी भूमि के रूप में जाना जाता है। वेयर एज लैंड यूज बाई कम्युनिटी फॉर कॉमन यूजेज लाइक कलेक्शन ऑफ फॉडर, फ्रूट्स, नट्स एंड मेडिकल हर्ब्स एटसेट्रा इज़ नोन एज कम्युनिटी लैंड। लेकिन जो भूमि जबकि आम उपयोग के लिए जो समुदाय द्वारा उपयोग की जाने वाली भूमि होती है उसको जैसे चारे का संग्रह, फल, नट और औषधीय जड़ी बूटियों या फिर आदि को सामुदायिक भूमि के रूप में जाना जाता है। इट इज़ ऑल्सो कोल्ड कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज। इसको जो है सामुदायिक भूमि, इसको जो है सामान्य संपत्ति संसाधन भी कहते हैं, कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज भी कहते हैं। वास्ट चेंजेस इन लैंड यूज पैटर्न रिफ्लेक्ट द कल्चरल चेंजेस इन सोसाइटी। भूमि उपयोग पैटर्न में विशाल परिवर्तन समाज में सांस्कृतिक परिवर्तनों को भी दर्शाता है। बिकॉज ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज़ मेजर थ्रेट्स ऑफ द एनवायरमेंट आर। ये कहता है कि कृषि और रचनात्मक गतिविधियों के विस्तार के कारण जो है पर्यावरण के लिए बड़े खतरे हैं। और यहाँ पे जो है जैसे कि ये खतरे जो दिखाए गए वो क्या क्या हैं, लैंड डिग्रेडेशन हो गया, लैंड स्लाइड्स हो गया, सॉइल इरोजन हो गया, डिसर्टिफिकेशन हो गया, मतलब भूमि अवकरण, भूस्खलन हो जाता है, मृदा अपरदन हो जाती है, मरुस्थलीकरण हो जाता है। मतलब ये बताया है कि भाई जो गतिविधियाँ हैं उनके कारण जो आजकल मानव जो कर रहा है विशाल गतिविधियाँ, सांस्कृतिक रचनात्मक गतिविधियों के विस्तार के कारण जो पर्यावरण को बहुत बड़े खतरे हो रहे हैं। तो उसके बाद कहता है कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज। हम कैसे कंजर्वेशन कर सकते हैं लैंड रिसोर्सेज का। द टोटल लैंड एरिया ऑफ एनी कंट्री इज़ फिक्स्ड। किसी भी कंट्री का जो है लैंड का जो एरिया होता है वो जो है फिक्स्ड होता है, मतलब फिक्स्ड होता है वो। द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन इंक्रीजेज डिमांड फॉर एवरीथिंग एंड पुट्स प्रेशर अपॉन लैंड। बढ़ती जनसंख्या हर चीज़ की मांग बढ़ाती है और भूमि पर भी दबाव डालती है। मैन क्लियर्ड फॉरेस्ट टू एक्वायर लैंड फॉर एग्रीकल्चर। मनुष्य ने कृषि के लिए भूमि को जंगलों में साफ कर दिया। ग्रेजुअली विद कल्चरल एंड सोशल चेंजेस द लैंड यूज पैटर्न अंडरवेंट फर्दर चेंजेस।
धीरे धीरे क्या हुआ, सांस्कृतिक और सामाजिक परिवर्तनों के साथ भूमि उपयोग पैटर्न में भी परिवर्तन हो गई। मैन एनरोच टू एवरी पॉसिबल स्क्रैप ऑफ लैंड इन वेरिएबल एरियाज। जो लैंड है मतलब जो मनुष्य ने जो है चर क्षेत्रों में भूमि के हर संभव स्क्रैप का अतिक्रमण किया। द अर्बन एरियाज बिकेम क्राउडेड विद स्प्रॉलिंग हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस, कमर्शियल स्पेसीज, इंडस्ट्रीज एंड चेंजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। शहरी क्षेत्र हाउसिंग है, कॉम्प्लेक्स, वाणिज्यिक संस्थान, उद्योग और बदलते बुनियादी ढांचे के साथ भीड़ हो गई। मतलब ये सब जो है बढ़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से क्या है, लैंड का यूज़ ज़्यादा होता जा रहा है। फिर उसके बाद कहता है कि द नेचुरल लैंडस्केप चेंज रैपिडली। जो नेचुरल प्राकृतिक जो परिदृश्य है वो तेज़ी से बदल गया है। द ट्रेमेंडियस प्रेशर ऑन द अवेलेबल लैंड रिसोर्सेज डिगार्डेड इट्स क्वालिटी। जो उपलब्ध भूमि संसाधन है उन पर ज़बरदस्त दबाव ने इसकी गुणवत्ता को कम कर दिया है। डिफोरेस्टेशन, लैंड टू डिसर्टिफिकेशन, सॉइल इरोजन एंड लैंडस्लाइड्स। क्या कहता है कि वनों की कटाई से मरुस्थलीकरण, मिट्टी का कटाव और भूस्खलन हुआ है। वी हैव टू देयरफॉर अडॉप्ट साइंटिफिक मेथड्स टू गेट मैक्सिमम बेनिफिट फ्रॉम लैंड। मतलब कि इसलिए हमें भूमि से अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए वैज्ञानिक तरीकों को जो है अपनाना, वैज्ञानिक जो तरीके हैं उनको अपनाना होगा। साथ ही साथ क्या कहता है, एट द सेम टाइम वी शुड कंजर्व दिस वैल्यूएबल रिसोर्सेज टू मेंटेन इट्स क्वालिटी फॉर प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशंस। फिर कहता है कि साथ ही हमें क्या करना होगा, वर्तमान और भावी पीढ़ियों के लिए इसकी गुणवत्ता बनाए रखने के लिए इस मूल्यवान संसाधन का संरक्षण भी करना चाहिए। रिसोर्सेज आर एसेंशियल फॉर सस्टेंसेज एज वेल एज फॉर डेवलपमेंट। कहता है कि जो रिसोर्सेज होते हैं, संसाधन जो है जीविका के साथ साथ विकास के लिए भी आवश्यक हैं, बट ओवर एक्सप्लॉइटेशन एंड अनप्लान्ड कंजम्पशन ऑफ रिसोर्सेज आर लीडिंग टू इट्स डिप्लेशन। लेकिन संसाधनों की अधिक खपत और अनियोजित खपत इसकी कमी की ओर अग्रसर है। कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज मीन्स यूजिंग रिसोर्सेज एफिशिएंटली दैट आर नीडेड नाउ एंड विदाउट हार्मिंग फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स। मतलब संसाधनों का संरक्षण का मतलब क्या होता है, ये होता है कि संसाधनों का हम कुशलतापूर्वक यूज़ करें जिनकी अभी आवश्यकता भी है और भविष्य की संभावनाओं को नुकसान ना पहुंचाए। कंजर्वेशन एम्फेसिस जुडिशियस एंड प्लान्ड यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज बाय। ये कहता है कि जो संसाधनों के संरक्षण प्राकृतिक संसाधनों के विवेकपूर्ण और जो है इनका विवेकपूर्ण और नियोजित उपयोग पर जोर देता है। जैसे कि क्या किया जाए, अफोरेस्टेशन यानी कि वनों का जो वनीकरण, भूमि सुधार किया जाए। उसके बाद कहता है लैंड रिक्लेमेशन, मतलब लैंड का जो है भूमि को सुधार किया जाए। पहले क्या किया जाए, वनीकरण, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाइए, वन बनाइए। फिर है भूमि सुधार, फिर है रेगुलेटेड यूज़ ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स। रासायनिक कीटनाशकों और उर्वरकों का विनियमित उपयोग करना चाहिए। चेक्स ऑन ओवरग्रेजिंग बाय एनिमल्स एटसेट्रा। पशु आदि द्वारा ओवरग्रेजिंग पे भी जांच करनी चाहिए। उसके बाद है सॉइल। सॉइल क्या है, सॉइल इज़ वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल रिसोर्सेज। सॉइल जो है एक मोस्ट वैल्यूएबल रिसोर्स है, मतलब मिट्टी सबसे मूल्यवान संसाधनों में से एक है। इट इज़ एन अबायोटिक रिसोर्स दैट इज़ रिन्यूएबल। ये एक अजैविक संसाधन है जो नवीकरणीय भी है। इट डिटरमाइंस द क्वालिटी ऑफ द लैंड। ये भूमि की गुणवत्ता पे डिपेंड करता है, मतलब गुणवत्ता पे को निर्धारित करता है। इट फॉर्म्स द बेसिस ऑफ एग्रीकल्चर। यह जो है कृषि का आधार बनता है। इट प्रोवाइड सपोर्ट एंड नरिशमेंट टू द प्लांट्स। ये पौधों को समर्थन और पोषण प्रदान करता है। इन टर्न एनिमल एंड ह्यूमन्स गेट फूड फ्रॉम द प्लांट्स। और जो ये पौधों को पोषण प्रदान करता है, साथ ही पृथ्वी की पपड़ी की पतली सबसे ऊपरी परत महीन चट्टान के कण और कार्बनिक पदार्थों से बनी होती है, जिसे मिट्टी कहा जाता है। यहाँ पे देखिए बताया गया है कि मिट्टी है क्या। The thin topmost layer of the earth crust made up of fine rock particles and organic matter is termed as soil। मतलब कि पृथ्वी की जो पपड़ी की पतली सबसे ऊपरी परत होती है ना, महीन होती है बिल्कुल, चट्टान के कण और कार्बनिक पदार्थों से बनी होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, मिट्टी कहते हैं। सॉइल इज़ ए लेयर ऑफ अनकंसोलिडेटेड मटेरियल्स एट द अर्थ सरफेस। जो सॉइल है, मिट्टी है, वो जो है मृदा पृथ्वी की जो मृदा है वो पृथ्वी की सतह पर अचेतन सामग्रियों की एक परत है, अचेतन सामग्रियों की। इट इज़ फॉर्म्ड बाय ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक पार्टिकल्स ड्यू टू वेदरिंग एंड इरोजन। इट कंटेन्स ह्यूमन्स और डिकेड प्लांट एंड एनिमल रिमेंट्स एज वेल एज लिविंग ऑर्गेनिज्म, वाटर एंड एयर। तो ये कहता है कि ये जो है मृदा, यह पक्षी और अपर्दन के कारण चट्टान के कणों के टूटने से बनती है। इसमें मानव या अक्षय होने वाले जो पौधे या पशु हैं उनके अवशेष के साथ साथ जीवित जीव भी मिलते हैं, जल और वायु भी शामिल होती है। उन सभी के द्वारा जो है मिट्टी बनती है। अब आगे देखिए लेयर्स ऑफ सॉइल। सॉइल की जो लेयर है वो बताई गई हैं। फॉर ए फार्मर, एक फार्मर के लिए द टर्म सॉइल रेफर्स टू द कल्टिवेटेड टॉप लेयर ओनली दैट हैज़ ए डेप्थ ऑफ अप टू 15 to 20 सेंटीमीटर।
एक किसान के लिए मिट्टी शब्द केवल खेती की गई शीर्ष परत को संदर्भित करता है जिसकी गहराई 15 से 20 सेंटीमीटर तक होती है। ओ होरिजन और द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ सॉइल इज ह्यूमस। मतलब ये कहता है कि और ओ जो होरिजन होती है, ओ क्षितिज या मिट्टी की सबसे ऊपरी परत धरण है। इट इज़ कंपोज्ड ऑफ डिकेड ऑर्गेनिक मैटर। ये अक्षयकारी कार्बनिक पदार्थों से बनी होती है। इट इज़ हाउएवर लैकिंग इन ड्राई एंड एरिड एरियाज। इसीलिए हालांकि शुष्क और शुष्क क्षेत्रों में इसकी कमी पाई जाती है। उसके बाद है ए होरिजन और द टॉप सॉइल इज रिच इन ह्यूमस एंड मिनरल्स। ए होरिजन जो होती है वो जो है पखराज, मतलब कि पुखराज धरण और खनिजों से समृद्ध होती है, मतलब उसमें ज़्यादा मिनरल्स मिलते हैं बी होरिजन इसमें ए होरिजन में। एंड इट कंटेन्स मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स फॉर प्लांट ग्रोथ। इट कंसिस्ट ऑफ फाइन सील्ट क्ले एंड सैंड। ये जो है मतलब इसके अंदर पौधे की वृद्धि के लिए अधिकांश पोषक तत्व होते हैं। इसमें महीन गाद, मिट्टी और रेत होती है। बी होरिजन और द सब सॉइल इज पुअर इन ह्यूमस बट कंटेन्स मिनरल्स वॉश्ड डाउनवर्ड्स बाय वाटर फ्रॉम द अपर लेयर। इट कंटेन्स ग्रेवल, क्ले एंड सैंड। जो बी होरिजन होती है या सब सॉइल ह्यूमस जो होती है, लेकिन ऊपरी परत के पानी से नीचे की ओर धुलने वाले खनिज होते हैं। इसमें ऊपरी परत से क्या होता है, पानी से नीचे की ओर चले जाते हैं तो वही सारे धुले हुए खनिज यहाँ पे जाते हैं। इसमें बजरी, मिट्टी और रेत शामिल होता है। सी होरिजन इज कंपोज्ड ऑफ वेदर्ड पेरेंट रॉक। इट इज़ डार्क इन कलर। बिग फ्रेगमेंट ऑफ द वेदर्ड रॉक लाई इन दिस लेयर। सी होरिजन अपक्षयजनक चट्टान से बनी होती है और यह गहरे रंग की होती है। इस परत में मौसमी चट्टान के बड़े बड़े टुकड़े पाए जाते हैं, टुकड़े पड़े होते हैं। इसका बहुत कम या कोई पौधा और पशु जीवन नहीं होता है। डी होरिजन इज कंपोज्ड ऑफ अनवेदर्ड सॉलिड बेड रॉक। डी होरिजन जो होती हैं अनगढ़ ठोस क्षत्रक से बनी होती है। अब हम जान लेते हैं कि ये जो वेदरिंग है वो क्या है। वेदरिंग बार बार जो शब्द आ रहा था, वेदरिंग इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ एक्सपोज्ड रॉक्स ड्यू टू चेंजेस इन वेदर फिनोनिमा एंड एज वेल एज ड्यू टू एक्शंस ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमंस। अपक्षय मौसम की घटनाओं के साथ साथ, मौसम की जो घटनाएं होती हैं उनके साथ साथ पौधे, जानवर और हमाम की जो क्रियाएं हैं उनके परिवर्तन के कारण जो उजागर चट्टान होती है उनके टूटने की प्रक्रिया को ही अपक्षय कहा जाता है। अब बच्चों जो है यहाँ पे देखिए ह्यूमस दिखाई गई है, ये ए ओ होरिजन दिखाई गई है सबसे पहले, जो कि टॉप मोस्ट लेयर है सॉइल की जिसमें ह्यूमस ज़्यादा मिलती है। फिर ए होरिजन दिखाई गई है टॉप सॉइल, ये जो है टॉप सॉइल है जिसमें ह्यूमस होती है, साथ ही साथ मिनरल्स भी होते हैं टॉप सॉइल। और उसके बाद फिर बी होरिजन है, बी होरिजन जो है सब सॉइल होती है, ये दिखा रखा है। और इसमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा मतलब ग्रेवल, क्ले और सैंड होती है। उसके बाद सी होरिजन दिखाई है, जो ये दिखा रखी है सी होरिजन। सी होरिजन में जो है पेरेंट रॉक होती है, ये वेदर्ड पेरेंट रॉक। डी होरिजन अनवेदर्ड सॉलिड बेड रॉक, जो मैंने के ऊपर डिस्क्राइब भी कर दिया है। आप लोग भी अच्छे से रीड कीजिएगा बच्चों इस लेसन को। आगे जो हम कल मतलब नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।